Welcome friends. In this video class, Engineer Trivendra Kumar is taking discussion class on scale of fitments for water supply, sanitation and drainage for office building. Second, periodical inspection of structural steel and timber work by engineers. And third, frequency of coloring of service buildings and residential building. So let's start with Engineer Trivendra Kumar. हमारा पहला टर्म है टॉयलेट्स, जिसे कि वाटर क्लोजेट्स के तौर पर इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल में दिया हुआ है कि वाटर क्लोजेट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। इससे सामान्य भाषा में हम टॉयलेट्स भी कह सकते हैं। तो मेल पर्सन्स के लिए 25 मेंस पर एक टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए, और अगर 25 से ज़्यादा है तो पार्ट के लिए फिर से एक और टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कि अगर 25 से व्यक्ति हैं तो एक टॉयलेट होगा, और 25 से ज़्यादा हैं, 26, 27, 28, 30 अगर ऐसे हैं तो फिर पार्ट के लिए एक और, यानी कुल मिलाकर के 2 टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर फीमेल के लिए इस क्राइटेरिया में अंतर पाया जाता है। इस अंतर का मूल कारण होता है नेचर ऑफ बिहेवियर, नेचर ऑफ वर्किंग, और पुरुष और स्त्रियों के बीच में हाइजेनिक सोशल कंडीशंस, इन बातों का ध्यान रखते हुए इन दोनों के क्राइटेरिया में फर्क रखा जाता है। तो फीमेल्स के केस में 15 वुमेन कर्मचारी होने की स्थिति में एक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, यानी प्रत्येक 15 वुमेन पर एक की, और पार्ट अगर होगा तो उसके बाद पुनः एक की व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि किसी ऑफिस में 35 वुमेन काम कर रही है, तो 15 के लिए एक, पुनः 15 के लिए एक, तो हो गया 30 के लिए 2, और बाकी जो पार्ट बच गए उसके लिए पुनः एक। यानी कि अगर किसी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 35 है तो कुल मिलाकर के 3 टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि मेल्स में 25 मेंस पर एक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, और पार्ट के लिए पुनः एक की व्यवस्था की जाएगी। सिमिलरली प्रत्येक 15 वुमेन के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी, और पार्ट के लिए एक और की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा टर्म है एवोल्यूशन टैप। एवोल्यूशन टैप को हम सामान्य भाषा में हैंड वॉशिंग टैप समझ सकते हैं। IRPWM में एवोल्यूशन टैप लिखा हुआ है, जिसे सामान्य भाषा में हम समझें कि हैंड वॉशिंग टैप है। तो हैंड वॉशिंग टैप चाहे वह है मेल टॉयलेट से है या फीमेल टॉयलेट से है, दोनों में हैंड वॉशिंग टैप या एवोल्यूशन टैप की संख्या एक एक ही रखी जाएगी। एडिशनली प्रोवाइड 1 एक्स्ट्रा वाटर टैप फॉर ड्रेनेज। एक एवोल्यूशन टैप, एक एक्स्ट्रा वाटर टैप की भी व्यवस्था की जाएगी ड्रेनेज के लिए। जहां पर 50 व्यक्ति हैं या 50 व्यक्ति से ज्यादा हैं तो पार्ट देयर ऑफ के लिए, जो कि टॉयलेट और यूरिनल के पास में एक एक्स्ट्रा वाटर टैप की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर के ड्रेनेज की व्यवस्था भी साथ में की हुई रहेगी। तीसरा, यूरिनल्स। तो सबसे पहले कि यूरिनल्स के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ पर यूरिनल्स जो कि मेल के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो टॉयलेट्स की संख्या होती है वह मेल के लिए 25 पर 1 रखी गई है, वहीं पर फीमेल के लिए 15 पर 1 रखी गई है 15 कर्मचारियों पर। तो यूरिनल्स वीमेन के लिए स्पेशली अलग से जनरली तैयार नहीं किया जाता है, मेल्स के लिए यूरिनल्स सेपरेटली बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो क्राइटेरिया रखा गया है वह है कि अगर ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 6 तक अगर सीमित है, यानी 6 कर्मचारी हैं, तो उसके लिए किसी भी सेपरेट यूरिनल की व्यवस्था नहीं की जाएगी। वहां पर टॉयलेट्स का ही इस्तेमाल एज ए यूरिनल की तरह पर किया जा सकता है। यहाँ पर सेपरेट यूरिनल्स नहीं बनाए जाएंगे। परंतु अगर 6 से ज्यादा हैं, यानी कि 7 हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 20 मेंस अगर कर्मचारी हैं, तो उसके लिए एक यूरिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। सिमिलरली 21 से 45 तक के लिए 2 की व्यवस्था की जाएगी, और 46 से 70 के लिए 3 की व्यवस्था की जाएगी, और 71 से 100 के लिए 4 की व्यवस्था की जाएगी। पहले हम यहाँ पर शुरुआत में से याद कैसे करें, तो आप इसे ऐसे याद कर लें कि सप्ताह में वर्किंग डेज लगभग 6 होते हैं, ऑफिसेज में 5 भी होते हैं। तो ऐसा मान के चलें कि 6 वर्किंग डेज होता है, तो 6 दिन यानी कि 6 आदमी तक के लिए एक भी यूरिनल्स की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पर जैसे ही उसके
बढ़ता है तो वहां पर यूनिट्स की संख्या की गिनती हम करना चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले से 100 को अब 4 भागों में अगर बांट लें तो 25, 50, 75 और 100। तो पहले भाग में आप 5 कम कर लें, यानी कि अप टू 20 तक होगा, एक होगा, यानी 7 से लेके 20 तक होगा। दूसरा जो पार्ट होता है वो 50 आया, उसमें भी 5 कम कर लें तो 21 से 45 तक दो होगा यूरिनल्स। तीसरा 75 हो गया, तो 46 से लेकर के 70 मेंस तक के लिए 3 होगा। और उसके बाद जो बाकी बच गए 71 से 100 तक के लिए 4 यूरिनल्स की व्यवस्था की जाएगी, यानी 4 यूरिनल्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो 100 तक तो 4 की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन 100 से ज्यादा अगर होगा तो 100 से लेके 200 तक के बीच में अगर कर्मचारियों की संख्या है तो 100 तक के लिए तो 4 व्यवस्था की जाएगी, और 100 से जितने भी ज्यादा कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उसके 3% के आधार पर और भी यूरिनल्स की एक्स्ट्रा व्यवस्था की जाएगी। पर यदि उस ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या 200 से ज्यादा है तो वहां पर 100 तक के लिए 4 की व्यवस्था की जाएगी, और 101 से लेकर के 200 तक के लिए यानी अगले 100 के लिए 3% के रेट से 3 की और व्यवस्था की जाएगी, और 200 से जितना ज्यादा हो गए कर्मचारी उसके 2.5% के रेट से और भी यूरिनल्स की व्यवस्था की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस ढंग से आप आसानी से यूरिनल्स की संख्या को आप याद कर पाएंगे कि कितने कर्मचारी यानी कितने मेल कर्मचारी होने की स्थिति में कितने यूरिनल्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। वॉश बेसिन, वॉश बेसिन मेल हो या फीमेल हो वहां पर दोनों में ही 25 पीपल्स के लिए एक की व्यवस्था की जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन, ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन ऑफिसेज में 100 पीपल्स के लिए एक की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो ड्रिंकिंग वाटर फाउंटेन है ये प्रत्येक फ्लोर पर कम से कम एक होना चाहिए अगर मल्टी फ्लोर की ऑफिसेज हैं तो। क्लीनर्स सिंक, तो प्रत्येक फ्लोर पर कम से कम एक क्लीनर सिंक की व्यवस्था होनी चाहिए, और यह नजदीक में या सैनिटरी रूम्स के अंदर में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो इस प्रकार हमने इनमें ऑफिसेज में प्रोवाइड किए जाने वाली सुविधाओं के बारे में इसमें से सीखा। इसके अलावा और भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने लिए हैं, जैसे कि पीरियोडिकल इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड टिम्बर वर्क्स बाय द इंजीनियर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्कशॉप, रनिंग शेड, प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिज का इंस्पेक्शन करने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो वर्कशॉप, रनिंग शेड, प्लेटफॉर्म और फुट ओवर ब्रिजेस को सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के द्वारा प्रेस्क्राइब जो भी मंथ डिसाइड किया जाता है उसमें साल भर में एक बार करना है, और असिस्टेंट इंजीनियर को प्रोग्राम बेसिस पर 5 साल में एक बार करना है, परंतु यह 5 साल में एक बार 20% के हिसाब से होगा, यानी 1/5 प्रत्येक ईयर करना है, यानी 5 साल में पूरा करना है परंतु इसे 1/5 एवरी ईयर हमें इसे प्रोग्राम बेसिस पर पूरा करना। दूसरा है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, प्रेस्ड स्टील वाटर टैंक्स एंड स्टेजिंग, वेदर ऑफ स्टील सेक्शंस और रेड। तो इनकी इंस्पेक्शन करने की फ्रीक्वेंसी सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के द्वारा साल भर में एक बार होती है, और असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा उनकी नीड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, जिसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं रखी गई है। तीसरा, स्ट्रक्चर्स विद रूफ ट्रेसेज। तो जो स्ट्रक्चर विद रूफ ट्रेसेज हैं इसे सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के द्वारा साल भर में एक बार किया जाएगा, और असिस्टेंट इंजीनियर्स के द्वारा जो भी ग्रुप में जो जितने भी इंस्पेक्शन किए गए हैं उसका 10 से लेकर 20% तक यहाँ पर टेस्ट चेक किया जाता है। इसके अलावा अदर टिम्बर्स, रेल या स्टील स्ट्रक्चर्स हैं या पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को सेक्शन इंजीनियर वर्क्स के द्वारा साल भर में एक बार इंस्पेक्शन किया जाता है, और असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा 10 से 20% टेस्ट चेक किया जाता है प्रत्येक ग्रुप्स के लिए। टाई रॉड्स ऑफ आर्क रूफ हो जिसमें कि जैक आर्केज को छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर सेक्शन इंजीनियर के द्वारा इसे साल भर में एक बार किया जाएगा, और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए किसी भी प्रकार की इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। सिमिलरली रॉट आयरन और माइल्ड स्टील टैंक्स ऑन स्लीपर क्रिब्स एट टेम्पोररी वाटर स्टेशन या किलोमीटरेज में जो लगाया गया है, इन्हें सेक्शन इंजीनियर साल भर में एक बार इंस्पेक्शन करेंगे, परंतु स्टेशन असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किसी भी इंस्पेक्शन को प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो कि व्हाइट वॉशिंग से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इसे हमने सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है। तो इसे आप कैसे याद रखें।
इसमें दो प्रकार के बिल्डिंग्स हैं, सर्विस बिल्डिंग्स होते हैं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं। तो 1 से 11 तक सर्विस बिल्डिंग्स हैं, और 12 नंबर में जो आइटम्स दिए हुए हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से संबंधित हैं। इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एक्सटीरियर कलर वाशिंग करने के लिए। एक्सटीरियर कलर वाशिंग में दो क्राइटेरिया बांटा गया है। वे क्षेत्र जहां पर की रेनफॉल 1500 mm से या उससे ज्यादा है, और दूसरा जहां पर कि 1500 mm से रेनफॉल कम होती है। इसके अलावा इंटीरियर वाइट वॉशिंग में वर्गीकृत किया गया है। फिर किचन या पेंट्री में वाइट वॉशिंग करने की फ्रीक्वेंसी को वर्गीकृत किया गया है, और अगर इंटीरियर में डिस्टेम्परिंग किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। हमने इसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है, और सिंप्लीफाई करने में अगर आप देखें तो जितने भी सर्विस बिल्डिंग्स हैं जहां पर की रेनफॉल 1500 mm या उससे ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर कि एक्सटीरियर कलर जल्दी खराब होंगे, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में एक्सटीरियर कलर वॉशिंग किया जाएगा सर्विस बिल्डिंग्स। अभी हम सर्विस बिल्डिंग की बात करें। एक्सटीरियर कलर वॉशिंग जहां पर की बारिश कम होती है, यानी 1500 से कम है, वहां पर यह फ्रीक्वेंसी आपको घटा दी जाएगी, यानी 2 साल में एक बार की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत आसानी से याद करना है कि जो बिल्डिंग सर्विस बिल्डिंग है जहां पर कि रेनफॉल ज्यादा होता है वहां पर आपको सालाना करनी है, और जहां पर कम होता है यानी 1500 से कम होता है वहां पर 2 साल में एक बार करनी होती है। वहीं रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो वहां पर रेनफॉल से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा गया है, चाहे रेनफॉल 1500 mm से ज्यादा हो या कम हो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कलर वाशिंग, एक्सटीरियर कलर वाशिंग का काम 2 साल में एक बार ही किया जाएगा। अब यहाँ पर इंटीरियर व्हाइट वॉशिंग इंक्लूडिंग सीलिंग की बात करें तो जहां पर सुरक्षा मानक का ध्यान रखते हुए, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, हाइजीन का ध्यान रखते हुए अगर आप इन पर थोड़ा वर्गीकृत करने का प्रयास करेंगे तो आप इसे आसानी से वर्गीकृत कर पाएंगे कि किन जगहों पर साल भर में एक बार करना चाहिए और कहाँ पर 2 बार करना चाहिए। हॉस्पिटल हाइजीनिक को दृष्टिकोण से रखा जाए तो जल्दी करना चाहिए, इसलिए साल भर में एक बार रखा गया है। रिफ्रेशमेंट रूम यहाँ भी हाइजीन के साथ संबंधित है और भीड़ ज्यादा होती है, तो यहाँ भी साल भर में एक बार रखा गया है। वही रेस्ट हाउस चाहे वो ऑफिसर्स के हों या सब ऑर्डिनेट के हों, यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी कि हॉस्पिटल्स और रिफ्रेशमेंट रूम के अंतर्गत में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर हम ऐसा मान सकते हैं कि इसे 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। रनिंग रूम, रनिंग रूम में भी भीड़ ज्यादा होती है क्योंकि लगातार वहां पर आवागमन कंटिन्यूअस रूप में होता रहता है, तो यहाँ पर भी साल भर में एक बार करनी चाहिए। और स्टेशन बिल्डिंग्स में अगर कॉन्कोर्स है, वेटिंग हॉल है या बाथरूम्स हैं तो इन जगहों पर साल भर में एक बार करनी चाहिए, और इसके अलावा स्टेशन बिल्डिंग्स में जो बाकी कमरे हैं उन्हें 2 साल में एक बार करना चाहिए। सर्विस बिल्डिंग के जो ऑफिस हैं उसे 2 साल में एक बार, वर्कशॉप, रनिंग शेड, गुड्स शेड, ट्रांसशिपमेंट शेड, रीपैकिंग शेड, गेट लॉजेज, केबिन्स, इन जगहों पर 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। स्कूल की बात की जाए, स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर साल भर में एक बार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे इंस्टीट्यूशन और क्लब्स हैं उसे 2 साल में एक बार किया जाना चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में अगर आप ध्यान देखें पूरे चार्ट में तो आप क्या पाएंगे कि सिर्फ क्लास 4 स्टाफ के इंटीरियर व्हाइट वॉशिंग में सिर्फ 1 ईयर है, और क्लास 4 स्टाफ के जो क्वार्टर्स हैं उसमें इंटीरियर डिस्टेम्परिंग की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। इसके अलावा इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में सभी फ्रीक्वेंसी, चाहे वो एक्सटीरियर कलर वॉशिंग की हो, इंटीरियर व्हाइट वॉशिंग की हो, किचन पैंट्री के व्हाइट वॉश की हो या इंटीरियर डिस्टेम्परिंग की हो, सभी में 2 वर्ष में एक बार ही रखी गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किचन या पेंट्री व्हाइट वॉश। जैसा हमने इंटीरियर व्हाइट वॉशिंग में कुछ बेस लिए थे, उसी प्रकार के बेस हम हॉस्पिटल और रिफ्रेशमेंट रूम जैसी साफ सफाई वाली जगहों के अगर देखें कि यहाँ पर इनका ध्यान रखा जाए हॉस्पिटल और रिफ्रेशमेंट रूम को, तो यहाँ पर 6 महीने में एक बार की जानी चाहिए। रेस्ट हाउस और रनिंग रूम के लिए साल भर में एक बार रखी गई है। इसके अलावा जो बाकी सर्विस बिल्डिंग्स हैं वहां पर किचन या पेंट्री नहीं होती है, इसलिए वहां पर येलो कलर में इसको फील किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इंस्टीट्यूशंस और क्लब्स में जहां पर किचन और पेंट्री की व्यवस्था की गई है वहां साल भर में एक बार में की जानी चाहिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जैसा मैंने पहले ही बताया है कि किचन और पेंट्री 2 साल में एक बार की जाएगी। अब बात करते हैं इंटीरियर डिस्टेम्परिंग की, तो इसे कॉमनली याद रख लें कि इंटीरियर डिस्टेम्परिंग में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा
तो जहां पर लागू नहीं होता है उसे छोड़ करके सभी जगहों पर 1 से 2 ईयर्स ही है। यहाँ पर किसी अन्य प्रकार की फ्रीक्वेंसी का वर्णन किया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर आप सिंपली याद रखें कि वर्कशॉप, रनिंग सेट, गुड्स सेट, ट्रांसशिपमेंट सेट, रीपैकिंग सेट, गेज लॉट, केबिन, तो स्कूल और इंस्टीट्यूशन में इंटीरियर डिस्टेम्परिंग के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। और क्लास 4 स्टाफ के क्वार्टर में इंटीरियर डिस्टेम्परिंग का प्रावधान नहीं है। बाकी जिन जगहों पर इंटीरियर डिस्टेम्परिंग का प्रावधान किया गया है वहां पर 2 साल में एक बार ही किया जाएगा। इस चार्ट को अगर अब थोड़ा भी ध्यानपूर्वक अगर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो कुछ विशेष चीजों को अगर आप ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर 1 साल की फ्रीक्वेंसी दी गई है और कहाँ पर 6 महीने की फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो बाकी जगहों को एक सामान्य तरीके से आप 2 साल में एक बार आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।